नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का आपके अपने कार्यक्रम बिहार बिहार में। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अर्पिता। उम्मीद करते हैं कि आज की सुबह आपकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी और प्यारी होगी। दर्शकों, आज मैं एक खास कवित्री की कविताएं पढ़ रही थी। जी हाँ, महादेवी वर्मा जी की। और उनकी जो कुछ पंक्तियां हैं मुझे उन्होंने बहुत प्रेरित किया, तो मैंने सोचा क्यों ना वो आपके सामने प्रस्तुत की जाए। आपने ज़रूर सुना होगा, मैं ज़रूर एक बार आपके सामने भी पेश करना चाहूँगी। चिर सजग आंखें उनींदी, चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। ज़रूर ये पंक्तियाँ जितना मुझे प्रभावित करती रही हैं जीवन भर, मुझे लगता है आपको भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने के साथ ही साथ मन में एक चिंगारी भरती रही होंगी, क्योंकि इनका अर्थ ही बेहद बहुत खूबसूरत है। महादेवी जी ने इसमें कहा है कि देखो, जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको जागना पड़ेगा, अपने मन को जगाना पड़ेगा, अपने तन को जगाना पड़ेगा, और सभी कठिनाइयों को पार करने के लिए अपने अंदर एक ऊर्जा भरनी होगी। रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, आपको रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। और इसी खूबसूरत कविता की इन पंक्तियों के साथ कुछ और भी अनमोल वचन मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आती हूँ। इसीलिए हमारे महापुरुषों के अनमोल वचनों को हम ज़रूर बिहार बिहार में आपके सामने रखते हैं। तो देख लेते हैं कि महादेवी वर्मा की इन पंक्तियों के साथ हम आपके लिए और क्या कुछ खास अनमोल वचन लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। दर्शकों, हम लोग देखते हैं कि आजकल बहुत सारी कलाएं हमारे सामने होती हैं, तरह तरह के नृत्य होते हैं, लेकिन एक ऐसा नृत्य जो मेरे दिल के बेहद करीब है, साथ ही साथ हमारी भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं बात कथक की कर रही हूँ। कथक जो कथा कहे, बिल्कुल। आज के हमारे जो खास मेहमान हैं, सबसे पहले उनका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रमा दास जी हैं, वरिष्ठ कथक कलाकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। नमस्कार। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, हमारे साथ रीना सोपम जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार तथा कला लेखिका है। बहुत बहुत स्वागत है रीना जी आपका हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप दोनों के बारे में खास बात यह है कि आपको भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है। आपको भी रीना जी बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। निश्चित रूप से आप लोगों का लंबा अनुभव है, हम आपके बारे में जानेंगे और आपकी कला के प्रति जो आपकी कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान रहा है उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो कथक के बारे में आपने तमाम चीज़ें प्रस्तुत की हैं, क्यों ना एक बार दर्शकों को दिखाया जाए और समझा जाए कि आज हम वाकई में विस्तार से किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्लिप। ये हैं बिहार की वरिष्ठ कथक कलाकार डॉक्टर रमा दास, जिन्होंने 1970 के दशक में कला के क्षेत्र में कथक नृत्य को अपनाया और ऐतिहासिक और पारंपरिक कथक नृत्य को अपनी नृत्य प्रस्तुति में भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इन्होंने पटना के नृत्य कला मंदिर, गांधी मैदान, राजगीर, रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं दिल्ली आदि स्थानों पर अपने नृत्य को प्रस्तुत किया। इन्होंने जब अपनी कला की शुरुआत की तो उस जमाने में महिलाओं को इस क्षेत्र में कदम रखना थोड़ा कठिन था, लेकिन अपनी हिम्मत, लगन और अपने परिवार के सहयोग से अपनी कला का प्रदर्शन किया और एक मुकाम हासिल की। डॉक्टर रमा दास के पिता प्रोफेसर CL दास, जो पटना के कॉमर्स कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष थे और बिहार के पत्र पत्रिकाओं में कला समीक्षा की शुरुआत उन्होंने ही की थी। डॉक्टर रमा दास की मां सावित्री देवी आकाशवाणी पटना के मैथिली नाटक विभाग की
पहली मैथिली भाषी महिला कलाकार थीं और मिथिला के संस्कार गीत भी वो गाती थी। डॉक्टर रमा दास को विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। तो आपने देखा कितना बड़ा योगदान रहा है डॉक्टर रमा जी का कथक के क्षेत्र में। रमा जी, अगर कथक को हम समझना चाहें, देखिए कथक के बारे में सभी की एक अपनी राय होती है, अपना देखने का एक नज़रिया होता है, लेकिन रमा जी ने कथक को कैसे जिया, रमा जी के लिए कथक क्या है, और आप 50 वर्षों से अलग अलग मंचों पर कथक को लेकर आए, अपनी शैलियों में लेकर आए। तो सबसे पहले आप कथक के बारे में विस्तार से समझाइए हमारे दर्शकों को कि आपके लिए कथक क्या है। आपने बहुत सुंदर सा सवाल किया है। कथक के बारे में मैं बचपन से बड़े बड़े कलाकारों को मंच पर देखती आई और उन कलाकारों को देखकर ही मैं उनसे प्रेरणा पाई इसको सीखने के लिए। घर में संगीत का माहौल था, पिताजी सरोद वादक भी थे और कला के प्रति जो एक भावना होनी चाहिए वो अटूट थी मेरे प्रति, मेरे मन में। तो मैंने कथक सीखना शुरू किया। कथक के बारे में जो मैं सीखते समय जो महसूस की कि समाज में कथक के लिए वो ये सम्मान होना चाहिए, वो मैं नहीं देख पाती थी। तो मुझे लगा कि इसे सीखकर कुछ ऐसा चीज़ करूं जो समाज में इसे सब लोग इज्जत की नज़र से देखें। पहला तो मेरा ये था मन में, क्योंकि उन कलाकारों को, उन साधकों को देखकर मेरे मन में बहुत जिज्ञासा जगी कि इतनी साधना करने के बावजूद कलाकार को समाज में, कथक नर्तक को बेसिकली मैंने वो सम्मान नहीं मिलता जो अन्य प्रोफेशंस के लोगों को मिलता रहा है। 70 के दशक की बात कर रही हैं, जब आपने इसकी शुरुआत की थी, 70 के दशक, वाकई में वो दौर बड़ा मुश्किल भरा दौर था सभी कलाकारों के लिए, और ख़ास तौर पर कथक जैसे कलाकारों के लिए मुझे लगता है और भी मुश्किल होती थी, क्योंकि दरअसल समाज उसे मान्यता नहीं देती थी, तो इसे सीखने की हिम्मत भी कोई नहीं कर पाता था। मैं अकेली ऐसी उस समय में ऐसी थी, सीखने के लिए बहुत सारे सीखते थे, पर इसे आगे इसको कैरियर के रूप में लेना लोग पसंद नहीं करते थे इस विधा से जुड़कर। तो मेरे ये सौभाग्य है मेरा कि मेरे पिताजी, मेरे माँ का और पूरे परिवार का एक सहयोग था कि मैं इस विधा से जुड़ी। तो इसको करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। गुरुओं का आशीर्वाद जो समझिए कि मैंने पाया, और उन गुरु ने खुले दिल से मुझे बताया। मैं सीखने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। गुरु का आशीर्वाद जो रहा, रोज़ का अभ्यास, उनसे सीखना। तो कथक नृत्य के बारे में धीरे धीरे मैं इससे जानने की कोशिश करने लगी कि दरअसल ये नृत्य कहाँ से निकला, कैसे निकला, इसकी कौन कौन परिस्थितियों से ये गुज़रता रहा, आज हमारे सामने किस रूप में है। तो समाज में एक भ्रांतियाँ तो हैं कि कथक के बारे में जो एक जानकारी है लोगों को समाज में, वो मुग़ल पीरियड को ही कथक मान लेते हैं, उसमें ही वो सौंदर्य ढूंढते हैं। दरअसल वो उनको पसंद भी आता है और उसमें सौंदर्य ढूंढ को उसी को मानते हैं। दरअसल मेरे हिसाब से कथक बहुत ही अति प्राचीन नृत्य है और ये मंदिरों से जुड़ा हुआ है। वो भक्ति भावना इस नृत्य में अटूट है। इस नृत्य के माध्यम से आप कुछ भी दर्शकों को समझा सकती हैं, दिखा सकती हैं, और ये फ्री नृत्य है। तो कथक इतना समृद्ध नृत्य होते हुए भी वो स्थान नहीं पा, वो पहचान नहीं मिल पाई, सम्मान जिसका आप जिक्र बार-बार कर रही हैं। बिल्कुल मैं महसूस करती थी। मैं तो सीखती थी, लोगों से ताने सुनती थी कि ये क्या कर रही है, पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये क्या कर रही है। तो उसको मैंने एक मिशन मान लिया, एक चुनौती मान ली कि मुझे ये करना है और करके ये दिखाना है कि हम आपके बीच के कलाकार हैं और आपके संस्कार हमारे में हैं और हमारा नृत्य जो है भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। रमा जी, अभी आपने जिक्र किया कि कथक की जो उत्पत्ति है इसका मंदिरों से कनेक्शन है। हाँ, जरा उसको समझाइए। अब मंदिर में पूजा होती है, वहाँ कथा वाचन होते हैं, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, तो उसी में कला की मुद्राओं का प्रयोग करके कलाकार जो मंदिर से जुड़े थे, जो कलाकार, वही कलाकार कथक नृत्य करने लगे। नृत्य उसी से निकला हुआ है, मंदिरों से ही निकला हुआ है।
यानी भजन कीर्तन के साथ अंग मुद्राओं का प्रयोग करना, उसको और सुंदर बनाना, तो ये कथक नृत्य का उसी का स्वरूप है ये। तो अब उसको करते, और फिर मंदिरों में पौराणिक कथाओं के, रामायण महाभारत की कथाएं हुआ करती थी, उसको आधार लेके पूरा ये नृत्य है कथक नृत्य। तो हम इसमें पूरे अपने प्राचीन जो परंपराएं जो हैं, वो संस्कार जो हैं, जो हमारी पौराणिक ग्रंथों में जो कथाएं जो हैं, उसको ही हम इस कथक नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल। रमा जी, कथक के बारे में तो जितना भी आपसे सुना जाए कम ही लगेगा। और हमारे साथ रीना जी है जो कि कला लेखिका है, वरिष्ठ पत्रकार है। आपने कई कलाकारों के बारे में लिखा, कला के बारे में लिखा, और जो आपका 30-35 सालों का अनुभव रहा है। रीना जी, मुझे ज़रूर बताइए कि कला के क्षेत्र में आपने क्या देखा, और ख़ास तौर पर कथक के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इस विषय पे बात करना ज़रूरी भी है। कथक नृत्य के बारे में अभी बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण जानकारियाँ डॉक्टर रमा दास जी ने साझा की हैं, लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो मुझे लगता है कि समाज में कथक नृत्य शैली से जो जुड़ी बातें हैं, वो बातें समाज में अभी समाज तक लाने की ज़रूरत है, उन पर चर्चा करने की ज़रूरत है। ये नृत्य शैली जो है, ये प्राचीन नृत्य शैली है, और उत्तर भारत की एकमात्र शास्त्रीय नृत्य शैली है कथक, उत्तर भारत की। और इस नृत्य शैली की उत्पत्ति, जैसा रमा जी ने बताया, कि मंदिर से है। हमारे मंदिरों में जो कथावाचक होते थे, वो रामायण महाभारत की कथाएं कह के और लोगों को सुनाते थे, और उस कथानक के क्रम में जो मुद्राएं लेकर आते थे उसको सुंदर बनाने के लिए, उससे ही ये इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन विकास, उसकी उत्पत्ति तो ये हुई, लेकिन कालक्रम में जाते जाते इसमें तो शास्त्र विकसित किया गया। कथा से उत्पत्ति हुई, लेकिन इस पर फिर शास्त्र विकसित किया गया, तो ये शास्त्रीय नृत्य शैली बन गई। हाँ, लेकिन इतिहास के कालक्रम में जिस तरीके से इसका विकास हुआ और समाज के जिस वर्ग तक जा पहुंचा था ये कथक नृत्य शैली, उस वर्ग को हमारा संभ्रांत समाज एक्सेप्ट नहीं करता रहा। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की कि कथक नृत्य शैली जो मुगल काल में जिस वर्ग तक चला गया था और उस वर्ग तक ही सीमित हो गया ये, और उसको संभ्रांत समाज चूँकि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो आज़ादी के बाद भी हमने ये महसूस किया कथक नृत्य शैली में कि कथक नृत्य शैली का जो ओरिजिनल मूल स्वरूप है वो लोगों तक अभी तक आ नहीं पाया है। जो इसका स्वरूप मुगल काल में था वही स्वरूप अभी तक भी मौजूद है, जिसके बारे में बहुत ज़रूरी है कि इसका जो मूल स्वरूप है उसको दर्शकों श्रोताओं तक लाना। इसकी उत्पत्ति भक्ति भावना से जुड़कर रही बिल्कुल, है। बिल्कुल, इसकी बिल्कुल। उत्पत्ति एक आराधना, पूजा, साधना के रूप में रही है। और जहाँ तक मुझे मालूम है, निश्चित रूप से चूंकि ये भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा रहा है, हमारे ऋषि मुनि सभी इसे एक योग के रूप में भी लेते रहे हैं। बिल्कुल। ये जरूर है कि एक दौर बीच बीच में ऐसा आता रहा कि ये विलास के रूप में भी प्रस्तुत होने लगा, बदलता रहा, स्वरूप इसका थोड़ा सा विकृत हुआ। लेकिन अब मुझे लगता है अब काफी हद तक चीजें बदल चुकी हैं, समय के साथ चीजें बदलती भी रहती है, परिवर्तन संसार का नियम है ही। बिल्कुल। तो क्यों ना आपने जैसे बताया कि आपने काफ़ी चीज़ें देखी हैं कथक के बारे में, इसके बदलते स्वरूप के बारे में, कालखंडों में इसके परिवर्तन के बारे में, और आपने काफ़ी कलाकारों के बारे में लिखा भी है। और रीना जी, जहाँ तक मुझे मालूम है आपने रमा जी के बारे में भी लिखा है। जी। तो कई ऐसी बातें हैं रमा जी की जो आपको मालूम है, हमें नहीं मालूम है और हमारे दर्शकों को भी नहीं मालूम है। क्या वो खास बातें हैं जो आज आप पेश करना चाहेंगे, प्रस्तुत करना चाहेंगे, हम तक पहुंचाना चाहेंगी? मैं एक बात जानना चाहूँगी रमा जी से कि हम लोगों ने अभी चर्चा करी कि इसका जो पौराणिक स्वरूप है, हम कथक नृत्य में प्रायः हम कृष्ण और राम की कथाएं और शिव पार्वती से जुड़ी जो कथाएं हैं वही कथाएं देखते रहे हैं इसमें कथक नृत्य में। तो जो इसका मूल स्वरूप था और मूल स्वरूप में जो इसका अभिनय पक्ष जो है, भाव पक्ष, इनसे जो मैंने बात करी तो भाव पक्ष में जो प्रायः कलाकार प्रस्तुत करते रहे हैं और देश भर के जितने कथक कलाकार हैं, उस पक्ष में जो भाव नृत्य में जो ये रचनाएं प्रस्तुत कर रही थी वो मुझे बहुत कुछ अलग सी लगी।
तो मैं जानना चाहूँगी रमा जी से कि आप उसके बारे में बताएं कि अभिनय पक्ष में आपने जो कुछ नई रचनाएं, जो आपने जो प्रयोग किए, वो हमारे दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल मैम। ऐसा है, कलाकारों को मैं बचपन से देखती रही और उन सभी चीज़ों को आज भी वही चीज़ हर कलाकार कथक नर्तक प्रस्तुत करते हैं। जैसे माखन चोरी, चीरहरण, कालिया दमन, ये एक पौराणिक कथा से आधारित एक प्रसंग है, उसको हम लोग कथक नृत्य में करते रहे। पर मेरी सोच कुछ अलग थी इससे, कि वो तो सभी लोग कर रहे हैं, कुछ मैं नया करने की कोशिश मेरी चाह थी। तो मैंने बुद्ध को पढ़ा था बचपन से ही, तो ये गतभाव जो होते थे उसमें मैंने सबसे पहले बुद्ध यात्रा प्रस्तुत किया था उस जमाने में। 70-72 की बात मैं बता रही हूँ। अच्छा। तो वो बुद्ध यात्रा में वो प्रसंगत है कि राजा सुशोधन बुद्ध को बहुत अच्छी चीज़ें दिखाना चाहते थे। उनको पहले से पता था कि ये गृह त्यागी हैं होंगे ये, तो शहर भ्रमण के लिए वो निकलते हैं बुद्ध। तो उनको क्या वो देखते हैं, और ये पहले से ही ये कहा गया था कि शहर में कोई बूढ़ा नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई अस्वस्थ नहीं रहेगा, मतलब सुंदर सुंदर युवा लोग रहेंगे। और जब उनकी यात्रा निकली तो सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध को देखा। तो उन्होंने सारथी से पूछा, माने ये कथा शायद आपको मालूम हो, पर ये उसमें वो 4 लोगों को वो देखते हैं कि एक वृद्ध है, एक बीमार है, एक शव यात्रा जा रही है, और अंत में वो एक संत को, साधु को देखते हैं। तो ये उनके मन पर जो प्रभाव पड़ा जीवन का, जीवन में ये सब भी होता है कि आया है तो जाएगा। तो इस भाव को, इतने गंभीर भाव को मैं गत भाव में सबसे पहले इसी को प्रस्तुत की थी। आपकी पहली प्रस्तुति? पहली प्रस्तुति मेरी भाव नृत्य जो थी, भाव पक्ष में। अच्छा। तो मैंने बुद्ध यात्रा को ही प्रस्तुत किया था। तो लोगों ने ये सोचा कि ये कुछ नई चीज़ है, और लोग उसमें आकर्षित भी हुए थे कि ये नई बात है। इस तरह से मैंने बुद्ध के जीवन पर बहुत सारी रचनाएं की और बहुत सारे प्रसंग किए। बुद्ध के जीवन में जो 4 स्त्रियां हैं। नहीं, उसमें आपने एक और बात करी थी इन्होंने, जैसे कि सूरदास या मीराबाई या तुलसी की जो रचनाएं हैं, जो प्रायः आम तौर पर मैं बाकी कलाकारों को देख रही थी, कथक नृत्य कलाकारों को, वो ये उससे अलग हटकर कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, अलग। हमने आमतौर पर यही सुना है कि कथक कलाकार जो है सूरदास जी, मीराबाई, है ना, ये भक्ति काल के बिल्कुल कवि थे। ये भक्ति काल को प्रस्तुत करते हुए मंच पर अक्सर सुना है, लेकिन आपके अलग अलग प्रयोग रहे हैं। और आप बताएं उनके बारे में, आपने कौन सी रचनाएं? मैं सूरदास की पंक्तियां करती थी, मीरा की पंक्तियां, सबसे अच्छी मीरा की पंक्तियां हैं, मैं उसको सुनाना चाहूँगी। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध की पहिर चोलना, कंठ विषय की माल, माया को कटी फेटा बांध्यो, लोभ तिलक दे भाल। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। क्या बात। अब इतना गूढ़ विषय है। दूसरी अंतरा भी अद्भुत है। तृष्णा नाद करत घट भीतर, माया विधि दे ताल। तृष्णा नाद करत घट भीतर, माया विधि दे ताल। भरम भयो मन भयो पखावज, भरम भयो मन भयो पखावज, चलत कुसंगत चाल। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। बहुत तो ये ऐसी रचनाएं कुछ जो अनकॉमन थी। लोग मीरा के तो बहुत भजन हैं। हाँ, मतलब मुझे लग रहा है कि अभिनय भाव दिखाने की बहुत गुंजाइश होनी चाहिए, गुंजाइश। बिल्कुल बिल्कुल वो दिखी इनको ये बात। और सूरदास की भी आप एक रचना करती थी। और मैंने सूरदास, देखिए मैंने कथक में एक प्रयोग ये भी किया कि जो पद जो हैं, कथक में कवित्व बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि कविता को ताल में बांधकर हम लोग कवित्व करते हैं। तो जनरली कवित्व सारे लोग करते ही हैं। मैंने कहा कि उन कविताओं को क्यों ना निबद्ध किया जाए जो बड़े संत लोग लिख चुके हैं। तो सूरदास की एक रचना थी, मुझे बहुत पसंद थी। भाव के लिए मैंने, कृष्ण के भाव के लिए, खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद महल में आई,
खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद महल में आई। ता थई तत थई तिगधा दिग दिग थई सकुच सहज मधुर कर बोली घर हो कुंवर कन्हाई। सुनत श्याम कोकिल समवाणी निकसे अति अतुराई। ता दिग दिग ता दिग 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 ता दिग दिग ता दिग दिग थो ता थई तत थई तिगधा दिग दिग थई माता सो कछु करत कलह है रिस डारी बिसराई। मैयारी तू इनको पीनत बारंबार बताई। आवती हाँ तो ही सकुचत हैं मैं दे सौह बुलाई। सूर श्याम ऐसे गुण आगर नागर देख रिझाई। क्या ना बात। अद्भुत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी अभी प्रस्तुति ही लाइव देख रही हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहा है आपको देखते हुए, और 50 सालों से आप कर रही हैं तो निश्चित रूप से खूबसूरती तो नजर आएगी। बिल्कुल। एक बात मैंने कथक नृत्य शैली में आपने ये जो सवाल किया था, क्या महसूस कर रही हूँ मैं, मुझे ये लगा कि कथक नृत्य शैली अगर मूल रूप में लोगों के सामने, दर्शकों के सामने हम लाएं, तो हमारी जो अपनी संस्कृति है, हमारे कृष्ण कथा, राम कथा, शिव पार्वती की कथाएं, हमारा जो आधार है, हमारी संस्कृति का जो आधार है, उससे हमारी नई पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी जो है, उससे परिचित हो पाएगी। तो कथक नृत्य शैली को अपने मूल स्वरूप में प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को बीच तक लाना, उनको एक तरीके से कहें एक नया पाठ मिलता है, युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत कथक ज़रूरी नृत्य है। शैली में। और जहाँ तक मुझे पता है डॉक्टर रमा जी ने ना सिर्फ तुलसी, सूरदास, मीराबाई जी को अपनी मंच पर प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों तक लेकर गई, हाँ। बल्कि आपने कुछ छायावाद के कवियों का भी जिक्र किया था। जी, मैं ये बताऊं, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि साहित्य से मेरा जुड़ाव बचपन से रहा है। अच्छा। मेरे दादाजी ने गांव में लाइब्रेरी खोली थी और वहाँ देश की चुनिंदा जितनी भी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं होती थीं वो वहाँ रहा करती थी। गर्मी छुट्टियों में मैं 2 महीने के लिए जाती थी, बचपन की बात मैं बता रही हूँ, और उस लाइब्रेरी से निकाल कर एक से एक पत्रिकाएं और रचनाएं मैं पढ़ती थी। तो बचपन से ही साहित्य से लगाव था। बड़ी हुई तो मेरे पिताजी को निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, जी, निराला जी, जी, बहुत महादेवी प्रिय थे। वर्मा जी, हाँ, सुमित्रा नंदन पंत पंत जी, सारे बिल्कुल। प्रसाद जी, सारे लोग छायावादी कवियों की। जी। मुख्य रूप से निराला की कविताएं मेरे पिताजी को बहुत पसंद थी। वो अक्सर पढ़ा करते थे। क्या पढ़ा करते थे? वो कौन सी रचना? नहीं, निराला जी की रचना जो है, हाँ, राम भक्ति पर भी एक निराला जी की रचना है। वो राम जी, की जी। शक्ति पूजा। हाँ। तो मैं, पिताजी को पसंद था, तो मैं जब हिंदी साहित्य से जुड़ी या मेरा विषय भी रहा, तो मैं इस कविता को जब पढ़ी पहली बार, तो मैंने महसूस किया कि ये कविता शायद निराला जी ने, उनको संगीत का पूरा ज्ञान था, तो उन्होंने नृत्य के लिए ही लिखा हो इसे। अच्छा। इतनी अद्भुत कविता है तो बहुत लंबी कविता, 312 पंक्ति की कविता है ये। लेकिन इसमें जो प्रसंग है, मैं इसलिए भी इसे करना चाहती थी कि ये काव्य साहित्यिक समाज में जो लोग हैं उसको तो जानते ही हैं, जो इसको नहीं जानते, जिन लोगों ने साहित्य से अलग लोग हैं, उनको जानने के लिए मैंने सोचा कि इसे प्रस्तुत करके नृत्य के माध्यम से ये बहुत सहज रूप से ग्राह्य होगा। तो ये भी बात थी। और एक बात और थी, हमारे कथक में रामायण महाभारत की कथा तो कही ही जाती है। आज के समय में जो कवि हैं उनको प्रस्तुत करना, क्योंकि इसमें राम की शक्ति पूजा में राम रावण की ही कथा है। वो युद्ध हुआ कैसे और रावण कैसे जीत गए और राम जी कैसे हारे और फिर कैसे साधना उन्होंने की। वो साधना करके और तब से वो शक्ति धारण करते हैं। उसमें एक प्रसंग है, तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय प्राणों से प्राणों पर, जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, दक्षिण श्वेत सहायक, मैं भल्ले सेन आएंगे जब भी जहाँ भी होगा भय। तो ये प्रसंग उसमें जो है वो बहुत ही ड्रामेटिक और बहुत ही भावात्मक है। और अंत में वो साधना करते हैं और साधना करने के बाद शक्ति, जैसे रात में वो छिपकर कमल, उनका 108 कमल जो जप करते हैं और वो चढ़ाते हैं प्रभु श्री राम। तो अंत में जब अंतिम उनका होता है, वो ध्यान लीन है और बहुत सोच रहे हैं कि अब हमारा सब कुछ हो गया, शक्ति हो गई। अंतिम बार जब उठा हाथ फैलाते हैं तो वो कमल वहाँ नहीं मिला। फिर उतर ध्यान से उतर कर वो दृष्टि देखते हैं और देखते हैं तो वहाँ कमल नहीं है। और वो लास्ट अंतिम क्षण है वो साधना का,
वो बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक राम का मन जो न थका, जो नहीं जानता धन्य, नहीं जानता विनय, कर गया, ऐसा ही कुछ उसमें है कि उसमें शक्ति आती है, उनको अंदर से ये होता है, और तब वो सोचते हैं कि अब नहीं है तो क्या किया जाए, तो तुरंत जगा, यह है उपाय। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष, अभी यह पुरस्चरण, करता हूँ देखकर माता एक नयन। और जैसे ही वो साधते हैं तीर से अपने को, वैसे ही साक्षात दुर्गा उपस्थित हो जाती हैं, उनका हाथ थाम लेती हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, का हुए राम के बदन में हुई लीन। तो ये कविता जो थी अद्भुत कविता थी, ऐसे करने में मुझे इतना आनंद आया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब जब प्रभु श्री राम दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए 8वें कमल के रूप में अपनी आंखों को चढ़ाने के लिए वो जब निश्चित हो गए, तब साक्षात दुर्गा उतर कर आ गई, प्रकट हो गई। क्या बात है। चर्चाओं का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन रीना जी ने भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, कला के क्षेत्र में इनका भी एक अपना योगदान है। ज़रूर रीना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, खासतौर बिहार की अगर हम बात करें, आपने कई पुस्तकें लिखी हैं, किन विषयों पर लिखी हैं, उनमें आपने किन बातों का जिक्र किया है, अगर आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाए वो बातें। ज़रूर। मैंने अभी जो हाल फिलहाल जो प्रकाशित हुई है, ये मेरे पिताजी का संस्मरण है ये, और समय से परे स्वर छंदों की यात्रा, इस नाम से प्रकाशित हुई है ये किताब। पिछले वर्ष ही प्रकाशित हुई है किताब। और इस किताब में दरअसल मुझे लग रहा है कि ये लोगों तक बिहार के लिए बहुत ज़रूरी किताब थी, क्योंकि ये किताब कहिए कि बिहार की आज़ादी के बाद से अभी तक की जो सांस्कृतिक यात्रा रही है बिहार की, उसका ये डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं इसको। क्योंकि इस किताब को पढ़ लें तो हम आज़ादी के बाद बिहार में पटना शहर में मुख्य रूप से, और बिहार के छोटे छोटे शहरों में भी जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां हो रही थी, जो कलाकार हो रहे थे, और उनके कैसी जीवन शैली थी और बिहार में क्या हो रहा था, इस पर आधारित है ये किताब। जो एक बार मुझे लगता है ये किताब कोई पढ़ ले तो बिहार को अच्छी तरीके से समझ पाएगा, उसकी आत्मा को समझ पाएगा। तो ये तो एक किताब रही। और इसके पहले एक मेरी प्रकाशित हुई है किताब, सुरीले लोगों की सुरीली यादें। बिल्कुल जी, मैंने सुना है इसके बारे में, और मुझे तो मालूम है ही, लेकिन मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि इन किताबों में जैसे आपने बताया कि सुरीले लोगों की सुरीली यादें, डॉक्टर रमा जी के बारे में हो सकता है आपने जिक्र किया हो कई किताबों में, और कुछ और कलाकारों का जिक्र किया होगा आपने। इस किताब में तो रमा जी की चर्चा मैं नहीं कर पाई हूँ। अच्छा। हाँ, इन पर भी काम अभी शुरू हो रहा है, बल्कि मैं महिला कलाकारों पर काम कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सुरीले लोगों की सुरीली यादें के बारे में बता दूँ। इसमें मेरी एक सोच थी कि बिहार का जो एक छवि बनती जा रही थी देश भर में, कि यहाँ एक्सट्रीमिज्म ज़्यादा है, और कुछ ऐसी नकारात्मक छवि बनती जा रही थी बिहार में, कि तो मुझे लग रहा था कि नहीं, बिहार में केवल यही नहीं है, बिहार में बहुत कुछ है। इसमें इंटेंजिबल हेरिटेज है, हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, और हमारे बिहार में शास्त्रीय संगीत की परंपरा बहुत समृद्ध रही है, बहुत गहरी रही है। हाँ, तो इसको लोगों, श्रोताओं तक लाना, पाठकों तक लाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये किताब लिखी। इसमें 4 कलाकारों के बारे में है, उनकी यादें, बिहार से जो उनका कनेक्शन जिस तरीके से रहा वो बातें हैं। और जिसमें एक तो मैंने सबसे पहले लिया उस्ताद अली अकबर खां साहब, सरोद वादक रहे मैया सेनिया परंपरा के। फिर उस्ताद बहादुर खां साहब सरोद वादक थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि बिहार में जितना सरोद बजाया उन्होंने, उतना दूसरे किसी कलाकार ने कार्यक्रम नहीं दिया बिहार में। वो पश्चिम बंगाल के कलाकार थे, लेकिन बिहार जैसे उनका अपना घर द्वार हो गया था। दशहरे के किसी आयोजन में अगर वो एक बार पटना आते थे, दशहरा का आयोजन रहा, तो उसके बाद तो 15 डेज तक बिहार ही रह जाते थे, क्योंकि बहुत सारी कहीं बैठकी, पटना शहर में कहीं बैठकी हो रही है, किसी दूसरे शहर में कुछ आयोजन हो जा रहा है, तो रह जाते थे। फिर मैंने पंडित सियाराम तिवारी, हमारे बिहार के ध्रुपद गायक पंडित सियाराम तिवारी की जीवनी लिखी, और उनकी जीवनी लिखने के, उनके जो संस्मरण थे, उनके कार्यक्रम थे, उनके बारे में लिखने का मेरा मकसद ये था कि उस वक्त तक
बिहार के कलाकारों पर लगभग नहीं के बराबर लिखा गया था। पंडित रामचंद्र मल्लिक जी पर, ध्रुपद गायक पंडित रामचंद्र मल्लिक जी पर तो कुछ लिखा भी गया था, लेकिन पंडित सियाराम तिवारी जी पर उस वक्त तक कुछ लिखा नहीं गया था। और मुझे लगा कि एक मेरी नैतिक जिम्मेवारी है, चूँकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे जानती थी और हमारा पारिवारिक संबंध था, तो मुझे लग रहा था कि मेरी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि उनके बारे में लिखूं, उनके जीवन के बारे में। वो एक ऐसा समय था, वो ऐसे समय के कलाकार थे जब हमारे यहाँ संचार माध्यम बहुत कम थे, और उस समय में उन्होंने बिहार से उठकर देश भर में बल्कि विदेशों में भी बहुत कार्यक्रम किया था। तो वो उनकी यात्रा कैसी रही इस पर जब बताना, लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। तो सुरीले लोगों की यादें जो हैं वो इन्हीं स्मृतियों पर, इन्हीं घटनाओं पर आधारित है ये किताब। बहुत खूब। आपने कई किताबें लिखी हैं और निश्चित रूप से इससे ये मालूम पड़ता है कि कला के प्रति आपकी रुचि क्या है, कलाकारों के साथ कला में आपकी गहरी रुचि है और आप उनके जीवन के वो खट्टे मीठे पल उकेरती हैं और कहीं ना कहीं हम उनसे सीखते भी हैं। मुझे लगता है कि जब साहित्य के रूप में कलाकारों का जीवन हमें मिल जाता है तो हम समझ पाते हैं कि हम जैसे युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को कैसे आगे बढ़ना है, कला के क्षेत्र में कैसे कदम रखना है। तो रमा जी से भी हम बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। रीना जी, आपने भी इनसे एक लंबी मुलाकात की है, इनसे एक आपका अच्छा खासा परिचय भी रहा है, तो क्यों ना आप ही बताइए कि वो कौन सी और बातें हैं जो कला के बारे में, कथक के बारे में ख़ास तौर पर, जो हम नहीं जानते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, कथक की उत्पत्ति कथा कहने से हुई, ये हम जानते हैं, लेकिन अगर 50 सालों में हम देखें तो इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, चाहे वो जो कथक में वेशभूषा पहनने की बात हो। नॉर्मली हम देखते हैं कि एक लहंगा सा कुछ पहनते हैं कथक कलाकार, लेकिन इन्होंने कुछ अलग अलग प्रयोग किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप उन प्रयोगों का जिक्र और करें तो हम समझेंगे कि कथक में वाकई में कितना काम आपने कर दिया है और कितना अलग किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। कथक के बारे में जो एक भ्रांतियाँ थी समाज में, उसको सबसे पहले मैंने अपने वस्त्र विन्यास से चेंज किया। कथक का ड्रेस मैं जब नृत्य करती थी तो साड़ी पहन के करती थी, क्योंकि यही हमारा पारंपरिक संस्कार है और इसे ही भारतीयता का एक स्वरूप मानते हैं। तो मैं नृत्य, सबसे पहले आदमी परिचय होता है वस्त्र विन्यास से ही, बाद में लोग आगे कुछ देखते हैं। तो मैं साड़ी पहन के नृत्य क्या करती थी, लोगों का बहुत सुंदर प्रभाव देखा मैंने। इसे पहनकर मैं सभ्य समाज में बहुत अच्छे तरह से उसको स्थापित करती गई, अपनी कथक यात्रा को, यानी कि जिसे लोग बहुत नकारते थे, जिसे सब लोग नहीं देखना चाहते थे, लेकिन इस माध्यम से वैसी रचनाओं को मैंने प्रस्तुत किया और वस्त्र विन्यास में चेंज किया। और कुछ उसके हस्तक मुद्राओं में भी मेरे गुरु ने मुझे जो सिखाया मैं उसे ही प्रस्तुत करती रही हूँ। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सूक्ष्म नृत्य है, ये भारतीय संस्कार का आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, यानी इसके बोल ही जो हैं वो बहुत अलग हैं। तो इसके भाव भंगिमाओं में कुछ परिवर्तन किया आपने? थोड़ा सा परिवर्तन किया। कौन सी भंगिमाएं थी, अगर कुछ उनका जिक्र करें? जैसे आंखों की, कुछ हम देखते हैं कि आंखों का बड़ा प्रयोग होता है कथक में, ये तो भाव तो और हाथों का और आंखों का खास तौर पर हम प्रयोग देखते हैं। तो जब इसके शास्त्र हैं तो शास्त्र में कहा गया है कि हस्तक है, जहाँ हाथ जाएगा वहीं दृष्टि जाएगी। तो ये एक शास्त्रबद्ध नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, तो इसकी एक गरिमा है, एक डिसिप्लिन भी है। तो उस डिसिप्लिन के तहत हमने किया इसको, यानी कि जहाँ जो होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे भाव में ही अगर हम कर रहे हैं तो भाव भी एक ढंग का होना चाहिए जो हम प्रस्तुति दिखा रहे हैं। तो जैसे वात्सल्य का दिखा रहे हैं, कृष्ण का दिखा रहा है, तो वो जी प्रस्तुत होना चाहिए। आपके कहने का मैं यहाँ मैं टोकूंगी, एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए, नृत्य शैली जो है जिस काल खंड में और जिस परिवेश में प्रस्तुत की जा रही है उसके अनुसार ढलती गई है ये। तो कला जो है, वैसे मैं, क्योंकि ये नृत्य शैली ही नहीं, कोई भी कला शैली हर कालखंड में अपने परिवेश के अनुसार प्रस्तुत होती रही है।
परिवर्तित लेकिन होती रही है। प्रस्तुत होती है तो परिवेश के अनुसार ही हम प्रेजेंट करेंगे, तो उसके अनुसार ही हम भाव भी लाएंगे, प्रस्तुतिकरण भी मेरे वैसे ही होंगे। तो आप जो जान रहे हैं, इन्होंने जो ये बात कही कि मुगल काल में जिस वर्ग में ये चला गया था, वो अलग था। हाँ, उस वर्ग में जब चला गया तो उस कालखंड में परिवेश में जैसे प्रस्तुतिकरण चाहिए होते थे कला संरक्षकों को, वैसे ही कलाकार प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन आज का समय तो बदल गया, ये तो वो कालखंड है नहीं, परिवेश भी बदल गया। अब सारे हमारे दर्शक श्रोता भी संभ्रांत हैं, बड़े प्रबुद्ध हैं, उनके सामने जब हम कुछ प्रस्तुत करेंगे तो वो बातें नहीं आनी चाहिए। मैं कला समीक्षक के रूप में मैं ये बात लिखती रही हूँ कि इन्होंने जो परिवर्तन किए, यही परिवर्तन थे कि उस परिवेश में जो मुद्राएं थी, जो भाव अभिनय था, उसमें थोड़ा उसको अलग करके अभी के काल परिवेश में प्रबुद्ध लोगों के बीच में जब आप प्रस्तुत करेंगे, तब जैसी मुद्राएं होनी चाहिए, जैसे भाव अभिनय होने चाहिए, वो रमा जी ने इस कथक नृत्य शैली में समावेश किया। बिल्कुल, मैं एक बात ज़रूर यहाँ पर रखना चाहूँगी अपने दर्शकों के बीच में, क्योंकि आपने कथक की अलग अलग वेशभूषाएं देखी होंगी, लेकिन साड़ी में कथक के बारे में जो बातें मैंने भी सुनी, मुझे लगता है ये पहली बार है जब मैं सुन रही हूँ। जी नहीं। और मुझे लगता है मैं अपनी बात करूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, लेकिन आपने जैसे बताया कि साड़ी को परिधान, कथक का परिधान आपने मानकर इतनी लंबी यात्रा जो की, ये अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि साड़ी के में कथक करना कठिन है, बहुत कठिन, बहुत मुश्किल था। एक मुझसे पहले एक बहुत बड़ी कलाकार हो चुकी हैं दमयंती जोशी जी, जिन्होंने साड़ी पहन के एक बार नृत्य किया था, उसके बाद मैंने ही नृत्य किया था। तो ऐसा है कि परिधान बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वस्त्र विन्यास, जिसको हम लोग अभिनय में 4 अभिनय जो है, आंगिक, वाचिक, आहार या सात्विक, तो आहार का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। यानी आप जैसा वस्त्र करेंगी वैसा ही भाव भंगिमाएं आपकी बनेगी। यानी कि हम भक्ति भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसमें वही उसी तरह के भाव, जैसे मैंने कहा ना कि मैं जब शुरू करती थी श्री रामचंद्र कृपाल भजमन से मैं अपना नृत्य आरंभ करती थी, और अंतिम में मुझे हमेशा एक कहा जाता था, सूरदास के पद, अद्भुत पद है जो हम आप सभी जानते हैं, मैया मोरी मैं नहीं मक्खन खायो। तो इसमें जो एक कृष्ण का भाव है, यशोदा का जो प्रेम है, वो दर्शकों को बहुत भाता था। तो मैं हमेशा ये अंत इससे करती थी। ये कृष्ण भाव की बात आपने कही रमा जी, और मुझे लग रहा है महाकवि विद्यापति की चर्चा बहुत जरूरी है। इनकी चर्चा करें क्योंकि समय भी हमारे पास कम बचा है, इसलिए हम चाहेंगे कि महत्वपूर्ण सवाल है। एक दो बातें मैं बताना चाहूँगी कि विद्यापति की रचनाएं बहुत प्रचलित हैं समाज में, बहुत आम, वो घर घर में गाया जाता है। पर जब मैं नृत्य के माध्यम से जब इसे प्रस्तुत करने लगी, तो उन चीज़ों को सोचते हुए कुछ नई रचनाओं को मैं, उनकी जो नई रचनाएं हैं जो समाज में प्रचलित नहीं है या आम नहीं है, उन कविताओं को मैंने उठाया था। तो सबसे पहले तो मैंने शुरुआत की थी, रामचंद्र से करती थी, लेकिन विद्यापति की रचना है जय जय भैरव असुर भयावनी, ये सब कोई जानते हैं। पर मैंने इसे न करके उनकी ही रचना एक बहुत सुंदर है, कनक भूधर शिखर वासिनी चंद्रिका चय चारु हासिनी दशन कोटि विकास बंकिम तुलित चंद्र कले। तो अब इससे मैं अपना नृत्य आरंभ करती थी विद्यापति के पद से। क्योंकि समय बहुत कम बचा है और लगता है कि बातें तो खत्म होंगी नहीं हमारी, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने बहुत कीमती वक्त और बहुत अच्छी बातें की हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रीना जी, डॉक्टर रमा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे कलाकारों से जब परिचय होता है तो मन आनंदित हो जाता है। चलिए धन्यवाद। और आपको ये भी बता देते हैं कि तमाम बातें जो आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं उसके लिए हमारा पता नोट करना बेहद ज़रूरी है। तो कलम उठाइए और लिखिए हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पुणे 800001। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो चलिए दर्शकों, अभी आपसे इजाजत लेते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आपका ये दिन बहुत खूबसूरत होगा। तो अपने दिन को खूबसूरत बनाइए।